नमः संस्कृता साथियों, मैं पुष्पा यादव आप सभी साथियों का अपने चैनल लक्ष्य संस्कृतम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, हम अध्ययन कर रहे हैं संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के आधार पर समास विचार। समास विचार में साथियों हम जो है बहुब्रीहि समास का अध्ययन कर रहे थे। तो बहुब्रीहि समास में हम बहुब्रीहि समास के दो भेदों का हमने अध्ययन किया, एक तो समानाधिकरण बहुब्रीहि और दूसरा व्यधिकरण बहुब्रीहि। समानाधिकरण बहुब्रीहि समास के अंतर्गत हमने 6 भेद पढ़े। द्वितीय निष्ठ समानाधिकरण बहुब्रीहि, तृतीय निष्ठ समानाधिकरण बहुब्रीहि, चतुर्थी निष्ठ समानाधिकरण बहुब्रीहि, पंचमी निष्ठ समानाधिकरण बहुब्रीहि, षष्ठी निष्ठ समानाधिकरण बहुब्रीहि और सप्तमी निष्ठ समानाधिकरण बहुब्रीहि। तो इसके अंतर्गत जितने उदाहरणों को हमने बताया है क्रम से, आप उन सभी उदाहरणों को क्रम से उसी जो भेद के अंतर्गत है, जैसे द्वितीय में कौन सा है, तृतीय में, चतुर्थी में, पंचमी में, षष्ठी में जो है वो उसी के अंतर्गत जो आ रहे हैं उन समस्त उदाहरणों को हमें वैसे ही याद करना है। और फिर हमने व्यधिकरण बहुब्रीहि समास का बारे में भी बताया कि व्यधिकरण बहुब्रीहि कहाँ होता है कि जहाँ जिसके दोनों पदों की विभक्तियाँ असमान होती हैं। पहला पद प्रथमा या द्वितीय जो है प्रथमांत होते हैं और दूसरा जो पद होता है षष्ठी या सप्तमी विभक्ति में होता है, यानी दोनों पद की जो विभक्तियाँ होती हैं वो असमान होती हैं व्यधिकरण बहुब्रीहि समास में। उसके अंतर्गत 3 उदाहरण हमने बताया, चंद्रशेखरा, चंद्रा शेखरे यस्य सा, और चंद्रकांति, चंद्रस्य कांति यू कांति यस्य सा, और था एक चक्रपाणि, चक्रम पाणो यस्य सह चक्रपाणि। ये तीनों उदाहरणों में व्यधिकरण बहुब्रीहि समास है। फिर आगे है व्यधिकरण बहुब्रीहि समास के कुछ सामान्य नियम हैं, उन नियमों को आज हम अध्ययन करके देख लेते हैं, चर्चा करते हैं उन नियमों पे। तो क्या है, तो इसके अंतर्गत कुछ वार्तिक दिए गए हैं, 2 वार्तिक दिया गया, हम पहले उन दोनों वार्तिकों को देखते हैं। तो आइए संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका में पृष्ठ संख्या 264 खोलिए और नीचे 2 वार्तिक दिया हुआ है। नयो अस्तो अर्थानाम वाच्यो वाचा उत्तर पद लोपः और प्रादिभ्यो धातुजस्य वाच्यो वाचा उत्तर पद लोपः। ये 2 वार्तिक दिए हैं। इन दोनों वार्तिकों को हमने हिंदी में लिखा है। पहले हम इसको समझ लेते हैं क्योंकि 2 वार्तिक लंबा है थोड़ा सा, तो हम पहले इसको हिंदी में हमने लिखा है, हम इसको देख लेते हैं। तो व्यधिकरण बहुब्रीहि समास के जो सामान्य नियम है वो कह रहा है न तत्पुरुष समास के साथ अस तथा अस के समान अर्थ रखने वाले धातुओं से बने शब्दों का, और क्या है, प्रादि उपसर्गों के साथ किसी धातु से बने शब्दों का विकल्प से लोप हो जाता है। यही जो वार्तिक, दोनों वार्तिक हमारा दिया है पृष्ठ संख्या 264 पे संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका में। न अस्तो अर्थानाम वाच्यो चा उत्तर पद लोपा, और किसका उत्तर पद लोप कर रहा, प्रादिभ्यो धातुजस्य वाच्यो चा उत्तर पद लोपा। ये नए तत्पुरुष समास के साथ अस तथा अस के समान रखने वाली धातुओं से बने शब्दों के उत्तर पद का लोप होता है, और प्रादि उपसर्गों से बने हुए प्रादि उपसर्गों से किसी धातु से बने हुए शब्दों का भी क्या कर देता है, विकल्प से उत्तर पद का लोप हो जाता है। तो आइए हम इसके अंतर्गत देखते हैं कौन कौन से उदाहरण ऐसे दिए गए हैं जो नए तत्पुरुष समास और प्रादि तत्पुरुष समास के अंतर्गत आ रहे हैं, या प्रादि बहुब्रीहि समास जिसको कहते हैं, नए बहुब्रीहि समास। तो हम यहाँ लिखेंगे, ये तत्पुरुष समास हमने लिख दिया, इसको काट देते हैं। नए के साथ अस, नए के साथ अस तथा अस के समान अर्थ रखने वाली धातुओं और प्रादि उपसर्गों से बने हुए किसी प्रादि उपसर्गों के साथ किसी धातु से बने हुए शब्दों का विकल्प से क्या करता है, उत्तर पद का लोप करता है। वहाँ इसके अंतर्गत कौन कौन से उदाहरण 2-3 दिया हुआ है, जैसे अपुत्रः, अविद्यमान पुत्रः। विकल्प से लोप यानी इसके 2 रूप बनेंगे, एक तो अपुत्रः बनेगा और दूसरा अविद्यमान पुत्रः बनेगा। इसका जो विग्रह वाक्य होगा अविद्यमानः पुत्रः यस्य सा। इसका विग्रह वाक्य होगा अविद्यमानः पुत्रः यस्य सः। अपुत्रः या अविद्यमान पुत्रः। तो इसमें नए बहुब्रीहि समास का ये उदाहरण है। कौन सा समास है इसमें?
अपुत्रः विद्यमानः पुत्रः में नए बहुव्रीहि है। ये नए बहुव्रीहि के अंतर्गत ये उदाहरण आया है साथियों। तो नए बहुव्रीहि समास है। अपुत्रः अविद्यमानः पुत्रः, इसके दो रूप बनेंगे, अपुत्रः और अविद्यमानः पुत्रः। दोनों का विग्रह वाक्य होगा अविद्यमानः पुत्रः यस्य सा अपुत्रः, या कहिए अविद्यमानः पुत्रः यस्य सा अविद्यमान पुत्रः। तो ये नए बहुव्रीहि का हो गया। और फिर दिया हुआ है अगला उदाहरण जो है क्या है, उत्कंधरा उद्गत कंधरा। अगला उदाहरण है उत्कंधरा उद्गत कंधरा। इसका भी विग्रह वाक्य होगा उद्गतम कंधरा यस्य सा। इसका विग्रह वाक्य क्या हो जाएगा साथियों, उद्गतम कंधरा यस्य सा। उद्गतम कंधरा यस्य सा, उद्गत कंधरा या उत्कंधरा, उत्कंधरा या उद्गत कंधरा होगा। ये दोनों क्योंकि विकल्प से रूप कह रहा है, विकल्प से होगा उत्तर पद का लोप, तो इसके दो रूप बन रहे हैं साथियों। एक तो उत्कंधरा और उद्गत कंधरा, दो रूप है और दोनों का विग्रह वाक्य होगा उद्गतम कंधरा यस्य सा उद्गत कंधरा। यह प्रादि बहुव्रीहि है। इसमें कौन सा समास है, प्रादि बहुव्रीहि समास के अंतर्गत ये उदाहरण आएगा। इसमें प्रादि बहुव्रीहि समास है। उत्कंधरा और उद्गत कंधरा में बहुव्रीहि है, लेकिन कैसा बहुव्रीहि है, प्रादि बहुव्रीहि समास है। और इसमें बहुत और सारे नियम है, लेकिन हमें जैसे व्याकरण प्रवेशिका में दिया हुआ है साथी, हम उसको वैसे ही बता रहे हैं। आप वैसे ही इसको याद कर लीजिए बस, और कुछ नहीं करना है। फिर अगला है विजीविता विगत जीविता, यानी इसके दो रूप बन रहे हैं। एक तो विजीविता बनेगा और दूसरा क्या बन रहा है, विगत जीविता बन रहा है। और जिसका विग्रह वाक्य होगा विगत जीविता यस्य सा विजीविता या विगत जीविता। विगत जीविता यस्य सा, विगत जीविता यस्य सा विजीविता या विगत जीविता। इसके अंतर्गत ये इसका विग्रह वाक्य हो जाएगा विगत जीविता यस्य सा विजीविता भी होगा और विगत जीविता भी होगा, क्योंकि ये विकल्प से कह रहा है कि नए के साथ अस तथा अस के समान अर्थ रखने वाले कोई भी धातु से बने शब्द हो तो उसका भी उत्तर पद का लोप होता है, और प्रादि उपसर्गों में से बने किसी धातु से बने शब्दों का भी विकल्प से लोप हो जाता है। तो ये हमारा अपुत्रः विद्यमान पुत्रः साथियों नए बहुव्रीहि समास का उदाहरण हो गया। और उद्गत कंधरा उत्कंधरा विजीविता विगत जीविता, ये हमारा प्रादि तत्पुरुष प्रादि बहुव्रीहि इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसका विग्रह वाक्य उद्गतम कंधरा यस्य सा उत्कंधरा या उद्गता कंधरा, और विगत जीविता यस्य सा विजीविता या विगत जीविता होगा। तो इसका विग्रह वाक्य ऐसे ही होगा। इसको जैसे हमने लिखा है वैसे आप अपने नोटबुक में क्या कर लीजिए, उतार लीजिए। फिर अगला एक सूत्र दिया हुआ है हमारा, अगला सूत्र इसी के नीचे दिया है तीसरे नंबर का, तेन सहेति तुल्य, यानी तेन सहेति तुल्य सूत्र हमारा क्या कर रहा है, सह के साथ तृतीयांत संज्ञा के साथ बहुव्रीहि समास होता है। तेन सहेति, हम इसको पहले साफ करके फिर लिखते हैं। अगला जो सूत्र हमारा है, अगला जो हमारा सूत्र दिया है साथियों वो दिया है तेन सहेति तुल्य योगे, यानी तेन सहेति तुल्य योगे सूत्र हमारा क्या कह रहा है कि सह के साथ तृतीयांत संज्ञा के साथ बहुव्रीहि समास होता है। तेन सहेति तुल्य कह रहा है कि सह के साथ तृतीयांत संज्ञा के साथ बहुव्रीहि समास होता है। सह के साथ तृतीयांत संज्ञा के साथ बहुव्रीहि समास होता है। सह के साथ जैसे इसके अंतर्गत उदाहरण दिया है ससीता,
ससीता। ससीता ये किस सूत्र के अंतर्गत का उदाहरण है? तेन सहेत तुल्य योगे, यानी सह के साथ तृतीयांत संज्ञा के साथ कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास होता है। इसका विग्रह पहले लिखेंगे तब हमारे समझ में आएगा विग्रह कैसे सह के साथ है। तो सह के साथ, सह के योग में वैसे कौन सी विभक्ति लगती है? तृतीया विभक्ति लगती है। वही दिया है सह के साथ तृतीयांत संज्ञा, यानी तृतीयांत संज्ञा कौन हो जाएगा? सीतया। सीतया क्या हो जाएगा? सह। सीतया सह इति। सीतया सह इति ससीता। तो ससीता में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। और किस सूत्र से है? तेन सहेति तुल्य योगे। तो इसमें कौन सा बहुव्रीहि हो जाएगा साथियों? इसमें तुल्य योग बहुव्रीहि समास, इसको कहेंगे तुल्य योग बहुव्रीहि समास। तुल्य योग बहुव्रीहि समास होगा। ससीतया में बहुव्रीहि समास है, लेकिन किससे है? तुल्य योग बहुव्रीहि है। किस सूत्र से? तेन सहेत तुल्य योगे से ससीता में बहुव्रीहि समास है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ससीता, ससीता में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। कौन सा बहुव्रीहि अगर पूछेगा तो तुल्य योग बहुव्रीहि समास है। किस सूत्र से है? तेन सहेति तुल्य योगे। तेन सहेति तुल्य योगे, यानी सह के साथ तृतीयांत संज्ञा के साथ कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास होता है। तो सह यहाँ आया है, सह के साथ ये संज्ञा कौन है? सीतया में कौन सी? ये सीतया जो सीता है वो संज्ञा है, एक नाम है ये सीता, तो सीता संज्ञा हो गई। और सह के साथ तृतीयांत संज्ञा, तो ये सीतया जो है तृतीयांत भी है। इसमें कौन सी विभक्ति लगी है? तृतीया विभक्ति लगी है सीतया में, और ये तृतीयांत संज्ञा है। और किसके साथ आया है साथियों? तो सह के साथ आया है। इसलिए ससीता में कौन सा समास हो गया? बहुव्रीहि समास हो गया। किस सूत्र से हुआ? तेन सहेत तुल्य योगे सूत्र से हुआ। तेन सहेत सूत्र हमारा कह रहा है कि सह के साथ तृतीयांत संज्ञा, अगर तृतीयांत संज्ञा है और सह के साथ आया है तो उसमें बहुव्रीहि समास होता है। तो इसीलिए ससीता में बहुव्रीहि समास है। तेन सहेत तुल्य योगे सूत्र से है। बस एक ही उदाहरण ससीता है। हमको बस तेन सहेत तुल्य योगे बहुव्रीहि समास में जो है एक ही उदाहरण हमको पढ़ना ही है। वह एक क्या दिया है? ससीता। बस ससीता आप याद रखिए। और ससीता में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास में अगर पूछता कौन सा बहुव्रीहि है तो तुल्य योगे बहुव्रीहि है। किस सूत्र से है? तेन सहेति तुल्य योगे से है। इसका विग्रह वाक्य होगा सीतया सह इति। इसका विग्रह वाक्य अपने दिमाग में रख लीजिएगा। सीतया सह इति इसका विग्रह वाक्य है। और समस्त पद हमारा बना ससीता, यानी सीता के साथ। तो सह के साथ तृतीयांत संज्ञा का बहुव्रीहि समास हुआ है, इसलिए इसमें तुल्य योगे बहुव्रीहि समास है। अब हम अगला देखते हैं। आगे लिखा हुआ है बहुव्रीहि समास के बनाते समय नीचे कुछ लिखे गए नियम दिए गए हैं, तो हम उन नियमों को देख लेते हैं। पेज संख्या 265 पे है कि समानाधिकरण बहुव्रीहि समास दिया है। समानाधिकरण बहुव्रीहि में का कुछ सामान्य नियम दिए गए हैं। तो हम सबसे आइए हम देख लेते हैं समानाधिकरण बहुव्रीहि के वो कौन से सामान्य नियम है, हम उनको एक बार देख लेते हैं। अब हम देखेंगे कि समानाधिकरण बहुव्रीहि समास के सामान्य नियम। समानाधिकरण बहुव्रीहि समास के भी कुछ सामान्य नियम हमारे दिए गए हैं इस किताब में। तो पेज संख्या 265 पे दिया गया है कि समानाधिकरण बहुव्रीहि समास में यदि प्रथम शब्द पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग हो किंतु ऊकारांत ना हो। इस परिभाषा को ध्यान से पढ़िएगा जो लिखी गई हमारी किताब में कि समानाधिकरण बहुव्रीहि समास में यदि प्रथम शब्द पुल्लिंग से बना हुआ हो और क्या हो? इस पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग हो। समानाधिकरण बहुव्रीहि समास का जो पहला पद होता है पुल्लिंग से बना हुआ यदि स्त्रीलिंग हो किंतु उकारांत ना हो। इस चीज को ध्यान रखना है। किंतु कैसा ना हो? उकारांत ना हो। और कैसा हो कि दूसरा शब्द कैसा हो? स्त्रीलिंग हो तो समस्त पद पुल्लिंग में रखा जाता है।
समानाधिकरण बहुब्रीहि समास के भी कुछ सामान्य नियम दिए गए हैं, उनको देख लेते हैं। कि कह रहा है ये हमारा कि समानाधिकरण बहुब्रीहि समास में जो प्रथम शब्द है वह किससे बना हो, पुल्लिंग से बना हो किंतु उकारांत ना हो, और दूसरा शब्द स्त्रीलिंग हो तो समस्त पद जो हमारा किसमें रखा जाता है, पुल्लिंग में रखा जाता है। तो आइए हम इसको पहले उदाहरण के द्वारा समझेंगे तो हमारे समझ में आएगा ये। इसके अंतर्गत उदाहरण दिया हुआ है, इसके अंतर्गत उदाहरण है रूपवद भार्या। इसके अंतर्गत जो उदाहरण दिया गया है वह है रूपवद भार्या। रूपवद भार्या का पहले हम विग्रह करते हैं। विग्रह वाक्य इसका क्या है देखेंगे, तब ये हमारे आसानी से समझ में आ जाएगा। रूपवद भार्या, रूपवद भार्या का विग्रह वाक्य होगा साथियों रूपवती भार्या यस्य सह। रूपवती भार्या यस्य सह रूपवद भार्या। अब हम इसको समझेंगे कि समानाधिकरण बहुब्रीहि समास का जो पहला पद होता है वो प्रथम शब्द पुल्लिंग से बना होता है, बना हुआ स्त्रीलिंग शब्द होता है। तो रूपवती, ये हमारा रूपवद भार्या में दो पद है, एक रूपवद है दूसरा भार्या है, दो पद है। इसका विग्रह हुआ रूपवती भार्या यस्य सा। तो समानाधिकरण बहुब्रीहि समास का जो पहला शब्द हमारा रूपवती है ये पुल्लिंग है, ये रूपवद शब्द है। कैसा शब्द है, रूपवद शब्द है, यह पुल्लिंग शब्द है और पुल्लिंग से ही बना हुआ यह स्त्रीलिंग में बनाया गया है। तो रूपवत से रूपवती हो गया और रूपवती हमारा स्त्रीलिंग शब्द हो गया। और कह रहा है किंतु उकारांत ना हो, तो रूपवती हमारा उकारांत नहीं है क्योंकि यह इकारांत है। कैसा है, इकारांत शब्द है हमारा, यह उकारांत शब्द नहीं है। और दूसरा शब्द कैसा है, उकारांत है, दीर्घ उकार होगा, उकारांत ना हो। और कैसा है कि यानी समानाधिकरण बहुब्रीहि समास का जो पहला शब्द होता है साथियों वह पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग शब्द होता है। वास्तव में रूपवती ये रूपवत शब्द है, इसका स्त्रीलिंग रूप रूपवती हुआ है। और कह रहा हुआ उकारांत ना हो बल्कि ईकारांत हो, तो यहाँ उकारांत नहीं है बल्कि ये रूपवती कैसा है, ईकारांत शब्द है। यहाँ लिखा है उकारांत ना हो, लेकिन यहाँ उकारांत नहीं है क्योंकि रूपवती में दीर्घ इकार है तो ये इकारांत हो गया। और दूसरा शब्द कैसा हो, स्त्रीलिंग हो, तो यहाँ भार्या जो शब्द हमारा है ये कैसा शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है। तो हमारा जब तो समस्त पद किसमें हो जाएगा, पुल्लिंग में बन जाएगा। यही सामान्य नियम समानाधिकरण बहुब्रीहि का कह रहा है कि समानाधिकरण बहुब्रीहि समास का जो पहला शब्द होता है वो कैसा हो कि पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग हो किंतु उकारांत ना हो। अब स्त्रीलिंग शब्द रूपवती तो है लेकिन यह उकारांत नहीं है बल्कि क्या है, ये ईकारांत है, यहाँ नियम लग रहा है। और दूसरा शब्द हमारा भार्या जो है कैसा है, स्त्रीलिंग है, और कह भी रहा है कि दूसरा शब्द स्त्रीलिंग में हो। तो जब हमारा समस्त पद बनेगा वह पुल्लिंग में हो रखा जाता है, तो पुल्लिंग में रखा जाएगा। तो ये जो हमारा समस्त पद है, ये समस्त पद जो हमारा है रूपवद भार्या ये किसमें रखा गया है, पुल्लिंग में रखा गया है। तो रूपवद भार्या में समानाधिकरण बहुब्रीहि समास है जिसका विग्रह वाक्य है रूपवती भार्या यस्य सह रूपवद भार्या। अब आ गया होगा समझ में। और दूसरा उदाहरण इसमें दिया गया है चित्रगुह। चित्रगुह, चित्रगुह का जब हम विग्रह करेंगे तो चित्रगुह का विग्रह वाक्य हो जाएगा चित्राः गावः यस्य सह। चित्राः गावः यस्य सह चित्रगुह। अब चित्राः शब्द हमारा कैसा है, चित्र ये पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग बना हुआ है, चित्राः है, और यह उकारांत भी नहीं है क्योंकि आकारांत शब्द हमारा चित्राः है। फिर गावः जो शब्द हमारा दूसरा शब्द गावः है, गो गाओ गावः,
ये स्त्रीलिंग में एक बहुवचन है, स्त्रीलिंग प्रथमा का बहुवचन है। गोह, गाओ, गावा, गाय शब्द का रूप गाय कैसा स्त्रीलिंग में चलता है, तो गावा हमारा द्वितीय पद है, यह स्त्रीलिंग में हो गया। तो कह रहे हैं तो समस्त पद किस में रखा जाएगा, पुल्लिंग में रखा जाएगा। तो ये विग्रहवाक्य चित्रः गावः यस्य सा चित्रगु शब्द हमारा बना, जो चित्रगु शब्द हमारा किस में बना है, पुल्लिंग में बना है साथियों। ये चित्रगु हमारा किस में बना है, पुल्लिंग में बना है, जिसका विग्रह वाक्य है चित्राः गावः यस्य सा चित्रगु। विग्रह पे आप ध्यान दीजिएगा साथियों, विग्रह आपका गलत नहीं होना चाहिए, कहीं भी मात्रा और विसर्ग बिल्कुल गलत ना हो, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, नहीं तो आपका समास गलत हो जाएगा। गलती होने के चांस आपके बहुत बन जाएंगे पेपर में, तो इसलिए आप इन सब चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। फिर इसके अंतर्गत अगला एक उदाहरण और दिया गया है हमारा, वो क्या है, जरद भार्या। जरद भार्या, जरद भार्या में भी इसका विग्रह क्या होगा, इसका विग्रह हो जाएगा जरदा भार्या। इसका विग्रह वाक्य होगा जरदा भार्या यस्य सा, जरद भार्या। अब वही चीज यहाँ भी लग रहा है, जरदा जो है स्त्रीलिंग है शब्द, लेकिन ये किससे बना है, पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग बना हुआ है, और यह ऊकारांत नहीं है बल्कि आकारांत है, और दूसरा शब्द हमारा भार्या स्त्रीलिंग में है। इसीलिए यहाँ हमारा जो समस्त पद बना साथियों पुल्लिंग में बना, और पुल्लिंग में जब ये हमारा समस्त पद बना तो जरद भार्या हो गया। क्या हो गया, जरद भार्या नहीं बल्कि जरद भार्या हो गया। जैसे रूपवती भार्या यस्य सा, रूपवत भार्या नहीं, रूपवती भार्या नहीं हुआ हमारा समस्त पद, बल्कि क्या हुआ, रूपवत भार्या हो गया। रूपवत भार्या जब बना तो ये पुल्लिंग में शब्द बन गया। इसी तरह से चित्राः गावः यस्य सा, जो हमारा समस्त चित्रगुह शब्द बना है, यह चित्रगुह शब्द साथियों हमारा किस में बन गया, पुल्लिंग में बन गया। उसी तरह से जरदाः भार्या यस्य सा, जरद भार्या जो शब्द हमारा बना ये भी पुल्लिंग में बन गया। तो रूपवत भार्या, चित्रगुह और जरद भार्या में कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास है, और इसका विग्रह वाक्य हो गया रूपवती भार्या यस्य सा रूपवत भार्या, और चित्राः गावा यस्य सा चित्रगु, जरदाः भार्या यस्य सा जरद भार्या। तो हमें इस समस्त पद का और इसके विग्रह वाक्य को बहुत सावधानी पूर्वक पढ़ना है, कहीं गलती नहीं होनी चाहिए। विग्रह को भी अच्छे से समझ लीजिए आप लोग, और समस्त पद जो हमारा है ये भी हमें समझ लेना है, कहीं भी गलती नहीं करना। हमारा समस्त पद रूपवती भार्या नहीं होगा, यहाँ चित्रा गावा नहीं होगा, और जरदा भार्या नहीं होगा, गलत हो जाएगा। इसलिए इस चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि समानाधिकरण बहुव्रीहि समास के विशेष नियम में बताया है कि समानाधिकरण बहुव्रीहि समास का अगर पहला शब्द पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग हो, ऊकारांत ना हो, और दूसरा शब्द स्त्रीलिंग हो, तो हमारा जो समस्त पद होता है साथियों वह पुल्लिंग में बनता है। इसीलिए ये रूपवत भार्या, चित्रगु और जरदा भार्या तीनों उदाहरण हमारे पुल्लिंग में बने हुए हैं, लेकिन इसका विग्रह वाक्य हमें ध्यान देना है। रूपवती भार्या यस्य सा रूपवत भार्या, चित्राः गावा यस्य सा चित्रगु, जरदाः भार्या यस्य सा जरद भार्या। तो इनमें कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास है। अब कहाँ स्त्रीलिंग में, कहाँ कहाँ स्त्रीलिंग का अगर विग्रह स्त्रीलिंग में है तो स्त्रीलिंग ही रहेगा, तो उसको भी दिया हुआ है। यहाँ कुछ विशेष ये समानाधिकरण के कुछ विशेष नियम लग गए, तो यहाँ इन तीन उदाहरणों में स्त्रीलिंग में विग्रह वाक्य आया है, लेकिन हमारा जो समस्त पद बना पुल्लिंग बन गया। लेकिन कुछ विशेष दिए गए हैं, कुछ विशेष शब्द ऐसे हैं जहाँ विग्रह वाक्य हमारा स्त्रीलिंग में है तो हमारा समस्त पद भी स्त्रीलिंग में ही रहेगा। आइए हम उन उदाहरणों को भी देख लेते हैं। तो हम ऐसे कौन कौन से उदाहरण हैं साथियों, हम उनको भी देख लेते हैं। अब कहाँ कहाँ हमारा समानाधिकरण बहुव्रीहि समास में जो है स्त्रीलिंग में ही शब्द रहेगा। अब तक हमने पढ़ा कि समानाधिकरण बहुव्रीहि समास में जो है प्रथम शब्द अगर पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग है और दूसरा किंतु ऊकारांत नहीं है और दूसरा शब्द स्त्रीलिंग में है, और तो हमारा जो समस्त पद बनता है वो पुल्लिंग में बनता है। जैसे अभी हमने पढ़ा
रूपवत भार्या और क्या चित्रगु और जरद भार्या। अब हम आगे है दिया है कि कहाँ कहाँ स्त्रीलिंग में ही रहेगा, तो स्त्रीलिंग में कहाँ कहाँ रहेगा ये हम देखते हैं। अगला उदाहरण हमारा है गंगा भार्या। गंगा भार्या का विग्रह वाक्य हमारा होगा गंगा भार्या यस्य सः और वामोरु भार्या यस्य सा। वामोरु भार्या और गंगा भार्या यहाँ स्त्रीलिंग में ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि गंगा भार्या यस्सा जो गंगा शब्द है हमारा ऑलरेडी स्त्रीलिंग में ही है, ये पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग नहीं है, इसलिए हमारा समस्त पद बना गंगा भार्या, यह स्त्रीलिंग में ही बना। फिर दिया है वामोरु भार्या। वामोरु भार्या यस्सा, तो वामोरु भार्या में भी हमारा ये शब्द जो है वामोरु जो प्रथम शब्द है ये जो है कैसा है? ऊकारांत है। अभी हमने पढ़ा कि समानाधिकरण बहुब्रीहि समास का पहला शब्द पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग हो किंतु ऊकारांत ना हो, लेकिन वामोरु हमारा ऊकारांत है और दूसरा पद स्त्रीलिंग में है, लेकिन पहला शब्द वामोरु हमारा यहाँ ऊकारांत है, इसीलिए वामोरु भार्या में जो है यह समस्त पद जो हमारा वामोरु भार्या बना यह स्त्रीलिंग में ही बना। तो यहाँ दो उदाहरण दिए हैं, गंगा भार्या वामोरु भार्या, यह समस्त पद हमारा स्त्रीलिंग में ही है, लेकिन रूपवत भार्या चित्रगु और जरद भार्या जो हमारे तीन उदाहरण आए थे ये पुल्लिंग में हो गया था। हमारा समस्त पद किस में हो गया था? पुल्लिंग में हुआ था, क्योंकि वहाँ एक विशेष नियम था कि समानाधिकरण बहुब्रीहि समास में प्रथम शब्द अगर पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग है और किंतु ऊकारांत ना हो, ऊकारांत ना हो, लेकिन पहला शब्द पुल्लिंग से बना स्त्रीलिंग हो लेकिन वह ऊकारांत ना हो, अगर वह ऊकारांत हो जाएगा तो हमारा समस्त पद पुल्लिंग में ना होकर स्त्रीलिंग में हो जाएगा। इसीलिए वामोरु भार्या में जो वामोरु शब्द हमारा है यह जो है पुल्लिंग से बना स्त्रीलिंग है, लेकिन यह कैसा है? ऊकारांत है, इसीलिए यह स्त्रीलिंग में ही हुआ वामोरु भार्या। और लेकिन वहाँ वो समानाधिकरण कह रहा था कि पहला शब्द पुल्लिंग से बना स्त्रीलिंग हो किंतु ऊकारांत ना हो और दूसरा शब्द स्त्रीलिंग में हो तो हमारा जो समस्त पद होता है साथियों वह पुल्लिंग में हो जाता है। उसके अंतर्गत दो उदाहरण, आप इसको बस इतना याद करिए कि रूपवत भार्या जरदा भार्या रूपवत भार्या, हाँ जरदा भार्या और चित्रगुह में ये जो हमारे समस्त पद तीनों बने हैं बहुब्रीहि समास तो है, लेकिन यह पुल्लिंग में शब्द बना हुआ है, स्त्रीलिंग में नहीं है। इसका विग्रह स्त्रीलिंग में होगा। रूपवती भार्या यस्य सा रूपवत भार्या, चित्राः गावः यस्य सा चित्रगु और जरदाः भार्या यस्य सा जरद भार्या। हमारा समस्त पद पुल्लिंग में है लेकिन जो विग्रह है वो स्त्रीलिंग में है, लेकिन यहाँ स्त्रीलिंग में ही रहेगा और जो स्त्रीलिंग में ही यहाँ रहेगा क्या कि जैसे गंगा भार्या शब्द हमारा आया, गंगा भार्या स्त्रीलिंग में ही है, बहुब्रीहि समास तो है लेकिन यह शब्द किसमें है? स्त्रीलिंग में है। क्यों है? क्योंकि गंगा हमारा स्त्रीलिंग में शब्द है ही, गंगा पुल्लिंग से बना स्त्रीलिंग शब्द नहीं है बल्कि यह गंगा स्त्रीलिंग ही है, इसीलिए गंगा भार्या समस्त पद हमारा स्त्रीलिंग में बना। उसी तरह से वामोरु भार्या, वामोरु भार्या में भी वामोरु शब्द हमारा ऊकारांत यहाँ आ गया, ऊकारांत है, इसीलिए हमारा समस्त पद वामोरु भार्या स्त्रीलिंग में बना। अब आगे देखते हैं हम कहाँ कहाँ हमारा स्त्रीलिंग शब्द में शब्द उदाहरण है जो रहेगा। आगे दिया है किंतु यदि प्रथम शब्द किसी का नाम हो, यदि प्रथम शब्द किसी का नाम हो तो वहाँ भी स्त्रीलिंग में ही समस्त पद रहेगा। यदि प्रथम शब्द किसी का नाम हो, यदि प्रथम शब्द में किसी का नाम हो तो अभी स्त्रीलिंग में रहेगा। जैसे इसके अंतर्गत उदाहरण एक आया है हमारा दत्ता भार्या, दत्ता भार्या। अब दत्ता भार्या का जो विग्रह वाक्य होगा साथियों क्या हो जाएगा? दत्ता भार्या यस्य सा, दत्ता भार्या
यस्य सः। दत्ता भार्या में भी स्त्रीलिंग में ही शब्द है। यदि प्रथम शब्द किसी का नाम है तो वहां भी स्त्रीलिंग में ही समस्त पद हमारा होगा। जैसे इसके अंतर्गत ये उदाहरण हमारा आया, दत्ता भार्या। दत्ता भार्या यस्य सा दत्ता भार्या। और आगे दिया है, और कहाँ स्त्रीलिंग में शब्द होगा? यदि पूर्णी संख्या हो तो वहां भी स्त्रीलिंग होगा। अगला है, यदि पूर्णी संख्या हो, यदि पूर्णी संख्या हो तो वह भी शब्द स्त्रीलिंग में ही रहेगा। जैसे इसके अंतर्गत कौन सा एक उदाहरण दिया है कि पंचमी भार्या। पंचमी भार्या। अब पंचमी भार्या हमारा समस्त पद बना, स्त्रीलिंग में है। इसका जब हम विग्रह करेंगे तो हो जाएगा पंचमी भार्या यस्य सः। पंचमी भार्या यस्य सः। यदि पूर्णी संख्या हो तो वहां भी समस्त पद हमारा स्त्रीलिंग में ही रहेगा। जैसे पंचमी भार्या, ये पंचमी हमारी पूर्णी संख्या है। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, इस तरह से जो हमारे संख्याएं संस्कृत में है उनको पूर्णी संख्या कहा जाता है। तो पंचमी हमारा क्या है? पूर्णी संख्या है। इसीलिए पंचमी भार्या में बहुब्रीहि समास है और ये हमारा जो समस्त पद है स्त्रीलिंग में ही है। और इसका विग्रह वाक्य होगा पंचमी भार्या यस्य सा। ये आगे दिया है, और कहा स्त्रीलिंग में होगा? यदि अंगों का नाम आता हो और वह ईकारांत हो। अगला है, यदि अंगों के नाम आता हो और वह कैसा हो? यदि अंगों के नाम आता और वह ईकारांत हो। ईकारांत हो। यदि अंगों का नाम आ जाए और वह ईकारांत हो तो वह भी समस्त पद हमारा स्त्रीलिंग में होगा। जैसे इसके अंतर्गत उदाहरण आया है, सुकेशी भार्या। सुकेशी भार्या। सुकेशी भार्या का विग्रह वाक्य क्या हो जाएगा? सुकेशी भार्या यस्य सः। सुकेशी भार्या यस्य सः। सुकेशी भार्या। तो सुकेशी भार्या में भी समस्त पद हमारा बहुब्रीहि समास तो है, लेकिन समस्त पद किस में है? स्त्रीलिंग में है। सुकेशी भार्या शब्द हमारा स्त्रीलिंग में है, जिसका विग्रह वाक्य भी स्त्रीलिंग में ही है। सुकेशी भार्या यस्य सः। सुकेशी भार्या, क्योंकि कह रहा है यदि अंगों का नाम आता है तो वह भी इकारांत होगा। सुंदर केशों वाली, सुकेशी। तो यहाँ अंगों के नाम आ गए, इसलिए सुकेशी भार्या में भी कौन सा समास हो गया? बहुब्रीहि समास हो गया। फिर है, यदि जाति का नाम हो तो वह भी स्त्रीलिंग में ही होगा समस्त पद। यदि जाति का नाम आए, यदि जाति का नाम हो तो वह भी स्त्रीलिंग में होगा। अब जाति के अंतर्गत उदाहरण आया है हमारा शूद्रा भार्या। शूद्रा भार्या हमारा ये समस्त पद स्त्रीलिंग में है, इसका विग्रह भी वैसे ही होगा। शूद्रा भार्या यस्य सः। शूद्रा भार्या यस्य सः। शूद्रा भार्या ये भी स्त्रीलिंग में है समस्त पद हमारा, क्योंकि ये जाति का नाम आया है। शूद्र जाति है तो जाति का नाम आ गया, इसलिए हमारा समस्त पद स्त्रीलिंग में ही हुआ। फिर अगला है हमारा, अगला क्या है कि यदि प्रियादि गण का कोई शब्द हो तो वह भी स्त्रीलिंग में ही होगा। यदि प्रियादि गण का कोई शब्द हो, यदि प्रियादि गण का कोई शब्द हो, यदि प्रियादि गण का कोई शब्द हो तो जैसे इसके अंतर्गत उदाहरण आया कल्याणी प्रिया। कल्याणी प्रिया ये हमारा समस्त पद स्त्रीलिंग में है, इसका विग्रह वाक्य होगा कल्याणी
प्रिया यस्य सः। कल्याणी प्रिया यस्य सः, कल्याणी प्रिया। कल्याणी प्रिया प्रियादिगण का शब्द है, इसलिए हमारा समस्त पद स्त्रीलिंग में ही रहेगा, यह पुल्लिंग में नहीं बनेगा। फिर अगला है कि यदि कोई क्रम संख्या हो, यदि कोई क्रम संख्या हो तो वहां भी क्या होगा, समस्त पद हमारा स्त्रीलिंग में ही होगा। यदि कोई क्रम संख्या हो, यदि कोई क्रम संख्या हो तो वहां भी हमारा समस्त पद किसमें होगा, स्त्रीलिंग में होगा। जैसे यहाँ आया है कल्याणी पंचमा, कल्याणी पंचमा। कल्याणी पंचमा जो शब्द हमारा है साथियों, कल्याणी पंचमाह दिया हुआ है, कल्याणी पंचमाह है, इस चीज को याद रखिएगा। विसर्ग लगा है, कल्याणी पंचमाह शब्द हमारा है, और कल्याणी पंचमाह का विग्रह या वाक्य क्या हो जाएगा, कल्याणी पंचमी यस्याम। यस्याम ताः कल्याणी पंचमा, कल्याणी पंचमी यस्याम यासाम ताः कल्याणी पंचमा। कल्याणी पंचमी यासाम दिया है तो जैसे विग्रह दिया हमको वैसे ही पढ़ना है, कल्याणी पंचमी यासाम, यासाम कल्याणी पंचमी यासाम ताः कल्याणी पंचमाह में कैसा है, यदि कोई क्रम संख्या हो तो यह कल्याणी पंचमाह क्रम संख्या है, इसलिए ये हमारा जो समस्त पद है साथियों या स्त्रीलिंग में है, इसका विग्रह वाक्य हुआ कल्याणी पंचमी यस्याम ताः कल्याणी पंचमाह। जैसे हमारा समस्त जो उदाहरण है जैसे संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका में दिए हैं साथियों, वैसे ही हम आपको पढ़ा रहे हैं और वैसे ही आपको पढ़ना भी है। तो समानाधिकरण बहुब्रीहि समास में हमने देखा कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो पुल्लिंग से बने हुए स्त्रीलिंग शब्द थे किंतु उकारांत नहीं थे वो, और दूसरा शब्द स्त्रीलिंग में था, इसलिए हमारा समस्त पद किसमें बन गया, पुल्लिंग में बन गया। जैसे रूपवद भार्या, जरद भार्या, चित्रगुह। और कहाँ स्त्रीलिंग में ही रहेगा, जो कौन कौन से शब्द ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग में ही रहेंगे, तो इसके अंतर्गत भी इन्होंने कुछ उदाहरण दिया कि जैसे गंगा भार्या यस्य सा गंगा भार्या, वामोरु भार्या यस्य सा वामोरु भार्या। यह पुल्लिंग में समस्त पद नहीं हुआ क्योंकि गंगा स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए ये गंगा भार्या ही हो गया। वामोरु भार्या में स्त्रीलिंग में ही हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि वामोरु ऊकारांत है, इसीलिए यह समस्त पद हमारा स्त्रीलिंग में ही रहेगा। फिर है और कहाँ कहाँ स्त्रीलिंग में शब्द रहेगा, कुछ उदाहरण जहाँ जहाँ हो रहे थे उन्होंने वो उदाहरण दे दिया और हमको उसी उदाहरण को पढ़ना है। तो दिया है यदि पहला शब्द किसी का नाम हो तो वह भी स्त्रीलिंग में होगा, जैसे दत्ता भार्या, दत्ता भार्या यस्य सः दत्ता भार्या, स्त्रीलिंग में हमारा समस्त पद है। यदि पूर्णी संख्या हो तो वहां भी स्त्रीलिंग रहेगा, जैसे पंचमी भार्या, पंचमी भार्या यस्य सः पंचमी भार्या, पंचमी शब्द हमारा पूर्णी संख्या है, इसलिए यह भी स्त्रीलिंग में ही रहेगा। फिर है यदि अंगों का नाम आता है और वह ईकारांत हो तो वह भी समस्त पद हमारा स्त्रीलिंग में होगा। यहाँ सुकेशी भार्या में अंगों का नाम आया है और वह सुकेशी शब्द हमारा दीर्घ ईकारांत शब्द है, यहाँ आया है और वह ईकारांत हो तो सुकेशी हमारा क्या है, अंगों के नाम आए हैं लेकिन जो है ये दीर्घ ईकारांत है, इसीलिए सुकेशी भार्या समस्त पद हमारा स्त्रीलिंग में बना कि सुकेशी भार्या माने जो पत्नी, भार्या मतलब क्या होता है, स्त्री, सुकेशी सुंदर केशों वाली है, तो अंगों के नाम यहाँ आ गए तो सुकेशी भार्या हमारा समस्त पद बना और ईकारांत भी है, इसीलिए यह स्त्रीलिंग में ही रहेगा।
फिर आया यदि जाति का नाम हो तो वह भी समस्त पद स्त्रीलिंग में होगा, जैसे शूद्रा भार्या। शूद्रा भार्या यशसा शूद्रा भार्या, ये जाति का नाम आ गया, शूद्र जाति की स्त्री, तो यहाँ शूद्रा भार्या भी हमारा स्त्रीलिंग में ही शब्द रहा। और आगे है यदि प्रियादिगण का कोई शब्द आता हो तो वहाँ भी समस्त पद हमारा स्त्रीलिंग में होगा। तो कल्याणी प्रिया प्रियादिगण का शब्द आया है, ये गण है प्रियादिगण जिसको कहते हैं, तो प्रियादिगण में यह शब्द आया है कल्याणी प्रिया, इसीलिए कल्याणी प्रिया हमारा समस्त पद स्त्रीलिंग में है। इसका विग्रह भी होगा कल्याणी प्रिया यस्य सह, कल्याणी प्रिया। फिर है यदि कोई क्रम संख्या हो तो वहाँ भी समस्त पद हमारा स्त्रीलिंग में रहेगा। तो क्रम संख्या में कल्याणी पंचमाह है, कल्याणी पंचमी यस्याम ताः कल्याणी पंचमाह, ये हमारा समस्त पद स्त्रीलिंग में हुआ साथियों। तो ये हमारे समानाधिकरण बहुब्रीहि समास के कुछ नियम थे, विशेष नियम, कि कहाँ कहाँ कौन कौन से शब्द ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग शब्द बने हैं लेकिन किससे बने हैं, पुल्लिंग से बने हैं, तो हमारा समस्त पद पुल्लिंग में हो गया। और कौन से ऐसे शब्द हैं जो ऑलरेडी स्त्रीलिंग में ही रहेंगे, तो उन्होंने दे दिया कि जैसे वामोरु भार्या, गंगा भार्या, ये स्त्रीलिंग में ही हमेशा रहेंगे। और कहाँ रहेंगे, यदि पहला शब्द किसी का नाम हो तो वह भी स्त्रीलिंग में होगा, यदि पूर्णी संख्या हो तो वह भी स्त्रीलिंग में होगा, यदि अंगों का नाम आता हो और वह ईकारांत हो तो वह भी स्त्रीलिंग में होगा, यदि जाति का नाम आ जाए तो वह भी स्त्रीलिंग में होगा, यदि प्रियादिगण का कोई शब्द आता है तो वह भी समस्त पद हमारा स्त्रीलिंग में ही रहेगा, पुल्लिंग में नहीं होगा, और यदि कोई क्रम संख्या हो तो वह भी हमारा समस्त पद स्त्रीलिंग में ही होगा, पुल्लिंग में नहीं होगा। तो इसके अंतर्गत एक एक उदाहरण इन्होंने हमारी किताब में दिया हुआ है संस्कृत व्याकरण में, और जो जो उदाहरण उन्होंने दिया हमने उसी उसी उदाहरण को यहाँ बताया है साथियों। तो उसी उसी उदाहरण को ही हमें पढ़ना है और एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही साथियों। हम आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, हमने जो समझाने की कोशिश की है आप उसको अच्छे से सीखे होंगे। तो आज के लिए यहीं तक, फिर हम साथियों आपसे कल मिलेंगे। बस इतना ही। नमः संस्कृताय, नमो नमः।